देखिए आज का जो हमारा मेन कंसर्न है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में जो हम आज देखेंगे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हुए जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज देख पाए कि गैमेट्स का फॉर्मेशन जो वहां पर था वो जन्म से क्या होता है पहले ही मतलब वो प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं। हम लोग एक चीज देख पाए कि वहां पर oogenesis प्रोसेस का जो तरीका था वहां पर वो ऑलरेडी बिफोर बर्थ ही डिसाइड हो गया होता है। ठीक है, वहां पर जब हम देखते हैं वहां पर जब ये बर्थ से पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि कैसे वो oogenesis प्रोसेस के थ्रू आगे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हम लोग देख पा रहे हैं वो ओवरी के अंदर जो चल रहा होता है। तो हम लोग एक चीज देखेंगे, इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखें कि कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं और इसी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जहां पर आप देख पाइएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा आज का मेन कंसर्न टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको समझना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आखिर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो प्रोसेस गवर्न हो रहे होते हैं वहां पर समझना होगा कि यहाँ पर एक तो प्रोसेस हमारा ओवरी के अंदर तो चल ही रहा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को आगे जो प्रोसीड किया जा रहा है along with the hormone released from the ovary as well as from the uterus। ठीक है, और ये यूटेरस के एंडोमेट्रियल वॉल पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो इवेंट्स हैं वो कैसे यहाँ पर हार्मोनल एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब उधर oogenesis का जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे वहां पर ध्यान देना ये होगा हमको कि जब सर ओवरी का के अंदर जो यहाँ पर हम देख पा रहे थे क्या ये डेवलपमेंट जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है oogenesis प्रोसेस के दौरान जो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट है, किसके डेवलपमेंट है, फॉलिकल्स की। इसका मतलब समझिएगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम लोग इनिशियल स्टेज में एक चीज देखे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो ओवरऑल 400 में से किसी एक को पिक करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भेजा जाता है और जो कि अरेस्टेड होते हैं, कहां होते हैं, अरेस्टेड होते हैं, वो मियोसिस 1 के लैप्टोटिक स्टेज में जहां पर वो अरेस्टेड होते हैं और वो आगे चल करके नहीं मूव कर पाते हैं। और जब थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब भाग ले रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर देखते हैं क्या कि इनके अंदर कुछ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया होता है। क्या हो गया होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। तो आप देख पाएंगे यहाँ जो है प्राइमरी oocytes, इसका नाम क्या देखा था, प्राइमरी oocytes। क्लियर है, ये प्राइमरी oocytes जब आगे बढ़ रहे हैं, प्राइमरी oocytes जब आगे बढ़ रहे होंगे तो हमें ये बात समझनी होगी इस प्राइमरी oocytes के बाहर कुछ फॉलिकल्स के डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए होते हैं। क्या होते हैं, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। आगे फिर देखिएगा यहाँ पर जब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब आप देखिएगा अभी तक इसके नाम में कहीं भी कोई चेंजिंग का कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देता है। अभी भी ये अपने आप में क्या बना हुआ है, प्राइमरी oocytes के रूप में ही देखने को मिल रहा है। आगे चल करके हम लोग ने और भी देखा कि यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है, यहाँ ग्रैन्युलोसा सेल्स जो डेवलप हो रहे होते हैं, इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है, एक हार्मोन है जो निकल रहे होते हैं। वो बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली यहाँ जो है ये इस फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। क्लियर है, तो आप ध्यान दें कि जैसे आप पहले भी बताया गया था कि ये फाइनली क्या होता है, ये प्राइमरी oocytes जो है वो एक कैविटी बनाते हुए यहाँ पे कुछ सेल्स जनरेट होते हैं और एक बड़ी सी कैविटी जिसे हम क्या कह सकते हैं, एंट्रम के रूप में देखे थे, यहाँ पर एंट्रम के रूप में देखे थे और ये एकदम एक किनारे जाकर के लग जाता है वहां पर। और ये कह सकते हैं कि अब इसका नाम जो हो जाता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोले थे कि सेकेंडरी oocytes के रूप में डेवलप हो चुका होता है। यहाँ तक एक बात को समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जब ये सेकेंडरी oocytes बन गया, तो सेकेंडरी oocytes जब बन गए हैं और यहाँ पर फॉलिकल्स पूरी तरह से क्या हो रहा है, मैच्योर्ड होता चला जा रहा है, फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, मैच्योर्ड हो रहे हैं। इसी इवेंट्स के दौरान हम जब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कि जब फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में अब यहाँ पर ये निकल चुका है,
तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर अब ये ग्राफिक फॉलिकल्स रप्चर होकर के यहाँ पर अब सेकेंडरी oocytes को क्या कर दिए, सेकेंडरी oocytes को रिलीज कर दिए। और अब यहाँ पर एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी तक इनका मियोसिस 2 जो है, इनका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं है। मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं, क्यों कंप्लीट नहीं है आपको पहले भी डिस्कस करके बताया है कि कंप्लीट इस वजह से नहीं है बात कि ध्यान देना होगा कि मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये अरेस्टेड है यहाँ पर जो आप देख पाइएगा इस जगह पे मियोसिस 2। तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मियोसिस 2 इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं है। इनका खुद का सेंट्रियोल नहीं, ये वेट करते हैं, किसका वेट करते हैं, स्पर्म के आने का, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, ये अपना सेंट्रियोल स्पर्म दे सके और आगे फर्दर प्रोसेस में सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेदारी दे सके। आपको समझना पड़ेगा एक बात और भी कि देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं एक्चुअली जो ओवम है यहाँ पर, ये जो एग है, प्रॉपर एग जो है ये रिलीज हुए हैं यहाँ पर, वो एट द डे ऑफ क्या है, 14th डे है। क्या है ये, 14th डे। इसी डे को हम लोग कह सकते हैं कि ये डे जो होता है वो ओव्यूलेशन डे कहलाता है। क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन डे। आप समझिए थोड़ा सा और भी इसके अंदर हम लोग जाकर देखते हैं तो देखेंगे कि एक जेब्रल जो हमने प्लॉट किया है ग्राफ के फॉर्मेट ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल लेवल पे हम लोग जो ग्राफ सीख रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, इस इवेंट्स को हम लोग 2 लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला है एक तो ओवरी और दूसरा है हमारा यूटेरस। ठीक है, इसके अंदर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर देखिएगा तो हमारा एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है कहां से, हमारा ओवरी, उसका ओवरी से रिलीज हो रहा होता है। इस दौरान ये इवेंट्स जो चल रहे होते हैं इसकी प्रक्रिया तो साइमल्टेनियसली में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपको समझना चाहिए कि अगर जैसे हम यहाँ बताएं कि ये वेट कर रहा होता है स्पर्म का क्या कर रहा होता है, वेट। अगर इसका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है और स्पर्म का सेंट्रियोल अगर आकर इसको फुल्ली यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, फर्दर प्रोसेस सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, तो साथ ही साथ एक चीज और होना होता है। क्या होना होता है कि आप देखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस के अंदर भी कुछ अलग चीजें यहाँ पर चल रही होगी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे को क्या करना होगा, जो फीटल जो डेवलप होगा आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, उनको क्या करना पड़ेगा, इस यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करना होगा। इस यूटेरस के अंदर जब आप इम्प्लांट करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बात को समझना पड़ेगा, इसके हार्मोनल लेवल को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या चेंजेस आ रहे हैं इस यूटेरस के अंदर, क्या थिकनिंग बढ़ रही है, या फिर ये हो सकता है कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। इन सब बातों को थोड़ा अब हार्मोनल लेवल पर हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पर oogenesis प्रोसेस को डेवलप किया कि कैसे यहाँ पर आगे एक रिलीज हुआ है, और एक जब रिलीज हुआ है तो अभी तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक रिलीज हुआ तो कैसे, इसके हार्मोनल लेवल को थोड़ा समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो येलो कलर का आप देख पा रहे हैं, येलो कलर का जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हुआ है, ध्यान रखना होगा, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि सुनिए ध्यान से, हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन मतलब निकाल, मतलब ये कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से जो है उससे हार्मोन्स निकल रहे हैं, मतलब वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है और एक्ट कर रहे हैं इस पे एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहां से वो जो हार्मोन निकल रहे हैं LH एंड FSH। तो LH जो है वहां पर हम लोग मेल वाले पार्ट में देखे थे जो लेडिक सेल्स पे काम कर रहा था, इंटरस्टिशियल सेल्स, और वहां से एंड्रोजन निकाल रहे थे। क्लियर है, वहां वो मेल वाला पार्ट में था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग LH पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, यहाँ न्यूट्रलाइजिंग बात हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हार्मोन की बात सिर्फ इस बात से इंपॉर्टेंस रहेगी कि यहाँ पर बेसिकली ये हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। आपको धीरे धीरे एक बात और समझना चाहिए कि यहाँ पर जब हम देख पा रहे थे कि वहां पर जो FSH जो था वो सर्टोलाइसिस पे काम कर रहे थे, और स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, तो हाइलिंग को क्या कर सकते हैं, उसको न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी ले रहा था वो सर्टोलाइसिस पे काम करने के लिए। FSH किस पे, सर्टोलाइसिस पे, और सर्टोलाइसिस से स्पर्म क्या कर रहा था, वहां से क्या कर रहा था कि न्यूट्रिशन ले रहा था और अपने रिगोरियस अपने
अपने आप को क्या करता है, मैच्योर कर रहा था। लेकिन वहां से क्लियरिटी लेवल पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर फीमेल के अंदर ये एफएसएच की जो जिम्मेदारी है वो इस प्राइमरी oocytes के चारों तरफ जो ग्रैनुलोसा सेल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, एफएसएच हार्मोन है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये लेवल जो है धीरे 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 एलएच का लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई होगा। यहाँ पर क्यों ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि समझिएगा कि यहाँ पर ओव्यूलेशन होना है एट द डेट ऑफ मतलब डेज ऑफ क्या है, 14। क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मिड ऑफ द साइकिल, क्योंकि हम लोग एक जनरल तरीके से हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज देख रहे हैं, और टोटल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, वो 28 to 29 डेज का होता है। तो हमको उसकी मिड वाले सेक्शन में देख पा रहे हैं कि वो 14 डेज है, और वहां उस पीक जोन पर ओव्यूलेशन हो रहा है, और अचानक से ये जो आप देख पा रहे हैं एलएच हार्मोन जो है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। अचानक से एलएच का एक सर्ज आता है, एलएच का सर्ज आता है। और ध्यान रखिएगा, ये एलएच का सर्ज अकेले नहीं आता है, इनके कुछ कोऑर्डिनेशन जो देख पा रहे हैं, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन ये साइमल्टेनियसली आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और इनके कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पर आप देखिएगा कि एक एलएच सर्ज महसूस किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब एलएच सर्ज आता है एट द डे ऑफ 14, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस सेकेंड यहाँ से इस ये जो आप देख पा रहे हैं इस मॉलिक्यूलर फेज से यहाँ सेकेंडरी oocytes रिलीज कर दिए जाते हैं। तो आपको एक बात समझ में आया कि एलएच जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है किसके लिए है, यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए, जहाँ पर ये आप क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी oocytes रिलीज होते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर जो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल जो है यहाँ पर इसका लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली किसके द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एलएच का लेवल बढ़ा, जिससे ओव्यूलेशन हो गया, एफएसएच से ये फॉलिकल्स बढ़े, और ये मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल्स में अपने आप को कन्वर्ट किया है, और यहाँ से इसको रिलीज किया। अब आप समझिए थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना होगा कि एस्ट्रोजन लेवल जो है ये 14th डे से पहले बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन धीरे धीरे जब एक बार सेकेंडरी oocytes एक रिलीज हो चुका है, इसका मतलब अब यहाँ पर ये ग्राफिक फॉलिकल्स धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे डिजेनरेट होने की टेंडेंसी अपने आप में लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब एक रिलीज हो चुका है। जब एक रिलीज हो चुका है तो अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप को एक न्यू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की चेष्टा करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक नया स्ट्रक्चर है जहां पर आप देख पा रहे हैं अब इस जगह पे एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन होगा, और एक नए हार्मोन्स का डेवलपमेंट आप देख पाएंगे यहाँ पर, जो हम लोग कह सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा एक न्यू स्ट्रक्चर जो आप देख पाते हैं यहाँ पर आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ दिस मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल्स ये नए स्ट्रक्चर में डेवलप हुए हैं और कॉर्पस ल्यूटियम बनाए हैं, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक नया तरह का हार्मोन निकल के आया, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर भी बोले जा रहे हैं कि धीरे धीरे अब यहाँ पर फॉलिकल्स अब देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होगा, रिग्रेस होने लगेगा, छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, और थोड़ा मात्रा में एस्ट्रोजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा और क्लियर वे में थोड़ा नीचे समझाएंगे, और आप समझिए इंपॉर्टेंट बात ये समझना होगा। क्यों समझना होगा जी? आप देखिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर ये प्रक्रिया एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में ये स्तर में जब हम देख पाए, यहाँ पर हार्मोनल का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसको हम कैसे देखेंगे, और यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर ओवरी के अंदर साइमल्टेनियस में जब ओवरी के अंदर ये हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, वहां पर एक दो हार्मोन जो देख पाएंगे, एक प्रोजेस्टेरोन जो आप देख पा रहे हैं, इसका लेवल काफी ज्यादा हाई होगा। क्यों लेवल हाई होगा, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन बार-बार ये क्या करेगा, फॉलिकल्स बनाने का काम करेगा। तो आप समझिएगा ये एस्ट्रोजन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कह सकते हैं कि बिफोर द 14th डेज मतलब 13वें दिन के अंदर यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल्स के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, आप थोड़ा और भी ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये ऑरेंज कलर का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ग्राफ है, धीरे धीरे यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर क्योंकि इसकी पीक ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर आपको समझना पड़ेगा कि एक हार्मोन यहाँ पर जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इसने एक हार्मोन निकाला है अपने अंदर से, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो निकाला है इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम है प्रेगनेंसी को एडॉप्ट कराना। क्या कराना? प्रेगनेंसी को एडॉप्ट कराना। मतलब ये हो गया कि अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेस्टेरोन की जिम्मेदारी बढ़ गई। क्यों जिम्मेदारी बढ़ गई? क्योंकि अब यहाँ पर यूटेरस में बेबी को क्या करना है? डेवलप करना है। और बेबी को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके वॉल की थिकनिंग जो है वो मेंटेन करनी होगी, बढ़ानी होगी, तो ताकि ये बच्चा जो है इम्प्लांट हो सके, फीटस क्या हो सके? इम्प्लांट हो सके। और हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन। अब आप थोड़ा और समझिए कि जब ऐसा हो रहा होता है, ऐसा जब हो रहा होता है तो हम एक चीज देख पाते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है, अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है तब तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल आगे मूव कर रहा है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल सक्सेसफुल नहीं है, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल सक्सेसफुल मतलब फर्टिलाइजेशन में सक्सेसफुल नहीं है तो मतलब क्या हो गया? ये एस्ट्रोजन का लेवल तो डाउन होना ही पड़ेगा ना। एस्ट्रोजन का लेवल क्या पड़ेगा? डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया है इसका मतलब क्या होगा? अब ये नए साइकिल की तैयारी करेगा। क्या रहेगा? नए साइकिल की तैयारी करेगा और धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। समझे? आप थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आप थोड़ा और फोकस बनाए रखिएगा। फोकस इसलिए बनाए रखिए क्योंकि हम थोड़ा एक और बात करेंगे यहाँ पर इस यूटेरस को लेकर के। तो समझिए ध्यान से, अगर ये लेवल आप देख पा रहे हैं यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई है, कब? बिफोर द ओव्यूलेशन। इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल एक पीक तो यहाँ देखने को मिला, फर्स्ट पीक कहाँ है? एस्ट्रोजन का इस पॉइंट पर देखने को मिला। और जब धीरे धीरे यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हाई है क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी क्या है? अलाइन है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? अभी भी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया और हार्मोन को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब एक तो है कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है आफ्टर ओव्यूलेशन, क्योंकि अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई है इसका मतलब इस प्रोजेस्टेरोन को करना क्या होगा कि प्रेगनेंसी के जो रिस्पॉन्सिबल है अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस यूटेरस के वॉल पर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब यूटेरस के वॉल की थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए अब हमारा ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। आप याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कभी कभी फीमेल्स के अंदर जब प्रेगनेंसी अवस्था होती है तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है ताकि उनके ये जो यूटेरस का वॉल है वो अच्छे से वहां पर थिकनिंग देखने को मिले। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझिएगा आगे चल करके। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन है। समझ में आया? लेकिन अब यहाँ से ग्राफिक फॉलिकल्स तो बिल्कुल जा चुके हैं ना। ग्राफिक फॉलिकल्स जब जा चुके हैं यहाँ पर क्या करेगा? एस्ट्रोजन तो रहेगा नहीं, एस्ट्रोजन का लेवल तो चाहिए नहीं अपने को। तो जब चाहिए नहीं तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि अब धीरे धीरे यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर लेवल एस्ट्रोजन का डाउन हो गया। क्लियर है आपको? अब आप थोड़ा समझिए कि इस जगह पे क्या होगा कि यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई एक बार फिर देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर यूटेराइन के थिकनेस को क्या करना है? मेंटेन करना है। क्या करना है? यूटेराइन के थिकनेस को मेंटेन करना है। तो ओवरऑल हम देख पाए कि बिफोर द ओव्यूलेशन एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन देयर आर 2 peaks कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एट द प्लेस यहाँ बिफोर द तो कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन से पहले और यहाँ ओव्यूलेशन के बाद, ताकि यूटेराइन के थिकनेस को क्या किया जा सके? मेंटेन। तो 2 peak एस्ट्रोजन का हमको यहाँ मिला। ओके, माइंड सेट हो गया आपको? अब आप थोड़ा समझिए, अगर सुनिएगा ध्यान से क्योंकि हम यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में। अगर ये एस्ट्रोजन अगर प्रेगनेंसी अगर एडॉप्ट होती है तभी तो ये थिकनेस को मेंटेन करेगा ना। अगर है ही नहीं थिकनेस तो इसका मतलब क्या होगा? तभी धीरे धीरे इसके लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से कॉर्पस ल्यूटियम भी डिग्रेस हो गया है तो ये भी लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा ना जी। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये डाउन इस चीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है। समझ रहा हूं इसको? जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो ही नहीं पाया है इसका मतलब ये होगा
कि अब इस हार्मोन्स के तहत यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब नए तरीके से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन न्यू साइकिल में जाने की तैयारी करेंगे, न्यू साइकिल में जाने की तैयारी करेंगे। तो होगा ये कि अब देखिए यहाँ पर अब फिर से वही ओवरी के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और जब ओवरी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर जो एफएसएच का हार्मोन है लेवल जो है फिर से थोड़ा हाई होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसको फिर से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। और याद रखिए कि अभी ये लेवल जो है बिल्कुल प्लेन फ्लैट है, मतलब फ्लैट में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जो है वो 14 डेज पर है, क्योंकि उसको एक के समय ओव्यूलेशन के समय इसके लेवल को हाई करना है। लेकिन धीरे धीरे पहले क्या है, उसको ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना, और फॉलिकल्स को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा वहां पर एस्ट्रोजन भी अपनी भूमिका बहुत तरीके से निभाएगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर इस पूरे लेवल 1 और लेवल 2 को जो समझे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इस बात को समझ लें कि हम लोग एक चीज मानते हैं कि अब समझिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये देखिए यह दिखाया है मेन एंडोमेट्रियम को वॉल क्या हो चुका है, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सर यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर ये फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहती है, ठीक, तो सक्सेसफुल रहती तो फीटस क्या होता है, इम्प्लांट हो गया होता। लेकिन फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रही नहीं, तो जब फीटस इम्प्लांट ही नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थे, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, रप्चर करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स टूटेंगे, इसकी थिकनेस पूरी तरह से टूटना स्टार्ट होगी। और जब बिफोर द साइकिल, ध्यान रखिए वहां पर मैंने आपको बताया कि नई साइकिल में डेवलप होने जा रही है, लेकिन इससे पहले वाली बात जो बोल रहे हैं वो साइकिल डेवलप हो चुकी होगी और फर्टिलाइजेशन परफेक्ट नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्मेटिक सेकेंडरी साइट्स के साथ हुई नहीं, तो मतलब ये हुआ ना कि ये जो थिकनेस अब क्या होगा, टूटना स्टार्ट करेगा ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड वेसल्स टूट जाएंगे सर, ध्यान रखिएगा ये ब्लड वेसल्स टूटेंगे तो इस दौरान काफी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, काफी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। और वो ब्लीडिंग मेंस मतलब कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज कहलाती है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा सेक्रेटरी फेज होता है, काफी ज्यादा ब्लीड होता है यहाँ पर। तो वो ब्लीडिंग कम से कम 3 से 5 दिनों की ब्लीडिंग होती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स टूटे, और ब्लड वेसल्स टूटा मतलब ये हुआ कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, बिल्कुल सडनली डाउन हो गया, ब्लड वेसल्स पूरी तरह से टूट गए। माइंड सेट हो गया आपका, इसका मतलब फीटस इम्प्लांट नहीं हो सकता, जब सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हो इम्प्लांट कैसे होगा सर, आप समझ नहीं करते थे। तो हम लोग यहाँ से एक बात यहाँ तो समझ ही गए कि यहाँ से 3 से 5 दिन का जो यहाँ पर ड्यूरेशन था वो मेंस्ट्रुअल फेज या सेकेंडरी फेज को लोग समझ पाएंगे। दूसरा ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एलएच का लेवल बढ़ता जा रहा है, फॉलिकल्स फिर से डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, ब्लड वेसल्स धीरे धीरे क्या होंगे, बनते जाएंगे। ठीक है, आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पर स्पेस को क्या कहा गया है, फॉलिकुलर फेज, जो कि ओवरी में चल रहा है। क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल देखिए फिर से क्या होगा, जब मेंस का ये 5वां दिन कंप्लीट होगा फिर से एक नए साइकिल की तैयारी होगी, और फीमेल के अंदर ये जो महीने में चलने वाली जो साइकिल है, अब यहाँ पर फिर से एक नई साइकिल की तैयारी करने लगती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर एक फिर से ब्लड वेसल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये तैयारी जो हो रही होती है वहां पर ओवरी के अंदर। आप समझिएगा कि इस जगह पे रिलीज हो रहे होते हैं एस्ट्रोजन, एंड यूटेराइन एंडोमेट्रियम फिर से अपने नए तरीके से, नए सिरे से अपने आप को फिर से क्या करेंगे, डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, और ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेट कर जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ, ये जो आप देख पाते हैं, ये एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का, ये सारा कुछ मेजर किया जाता है ब्लड के अंदर। क्लियर है आप, लेवल का हाई होना, लेवल का डाउन होना, ये सब हार्मोनल लेवल पे आपको बताएंगे यहाँ पर। और हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर आफ्टर 5th डेज टू 14th डेज में के बीच में ही ये फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज कहलाता है, और यहीं पर प्रोलिफरेटिव फेज के रूप में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर थोड़े थोड़े ब्लड वेसल्स क्या होते हैं अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आप थोड़ा आइए यहाँ पर इस जगह पे ध्यान दीजिएगा कि डे 14th डे जो कि ओव्यूलेशन डे है, 14th डे जो कि ओव्यूलेशन डे है, वहां से एक रिलीज हुआ है। क्या हुआ है, एक रिलीज हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे लोग, ये हमारा पीक जोन हुआ, जहां पर हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के मैक्सिमम चांसेस इसी 14 डेज पर देखने को मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा एक बात और कि यहाँ से जब ये 14 डेज कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन है तो आगे का साइकिल तो होता है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे और थिकनेस स्टार्ट हो जाएगी, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा स्पेस को, क्योंकि यहाँ पर यह नाम दिया गया ल्यूटर फेज। क्यों नाम दिया गया ल्यूटर फेज? इसलिए दिया गया है कि अभी तक
यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर मेंटेन रखनी है, और वो मेंटेन कौन रखेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर यूटेराइन वॉल की थिकनिंग को मेंटेन रखना है ताकि फीटस को क्या कर सके? इम्प्लांट। और जब फीटस इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब कह सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिग्रेस होना स्टार्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है। सडनली देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो डाउन हुआ है यहाँ पर, और तो हम कह सकते हैं कि जब लेवल डाउन हो गया है तो फिर से एक नए साइकिल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आपको थोड़ा एक और बात जानना पड़ेगा इंपॉर्टेंट तरीके से कि देखिए यहाँ समझना होगा, आपको क्या समझना होगा कि ये एक हमारा आइडियल साइकिल था, ये हमारे क्या था? एक आइडियल साइकिल था मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अब हम बात करते हैं वो आइडियल साइकिल एक्चुअली है क्या। उस आइडियल साइकिल के बारे में बात करें कि फीमेल के अंदर जो मंथ में आपका जो चल रहा है वो 1 to 28 to 29 डेज का है, परंतु ध्यान देना ये होगा कि इन सम फीमेल्स ड्यू टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू और एनी अदर रीजंस और स्ट्रेसेस दे हैव फेस सम प्रॉब्लम्स इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरिटी। ठीक है, यहाँ पर इनके रेगुलर साइकिल का जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल 28 दिन के अंदर ही आ जाए। किसी स्ट्रेस की वजह से, खान पान में किसी प्रकार दिक्कत की वजह से उनके अंदर क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डे है वो वैरी करता है। किन्हीं में मान लीजिए कि वो डे जो है, मान लीजिए कि 25th डेज में आ जाए या 26 में, या किसी का जो पीरियड का डेट होता है वो क्या होता है? 35 दिनों का भी हो सकता है। तो 25, 26 या 35 दिन का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अब ये बात नहीं रहेगी कि ये 14 डेज में ओव्यूलेशन होगा, ध्यान रखिएगा। अब इनके अंदर ऐसा नहीं कि 14 डेज में ओव्यूलेशन तो होगा, परंतु ये एक आइडियल साइकिल था जो कि 28 दिनों का था, इस वजह से मैंने 14 डेज यहाँ पर लिया, लेकिन 14 डेज में ओव्यूलेशन होता ये तो तय है, समझ रहे ना? तो आप समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन क्या है? फिक्स मान लिया गया। क्या मान लिया गया? फिक्स। तो मान लीजिए कि अगर हमको एक फीमेल जो है, अगर मान लीजिए कि अगर हमको एक आइडियल तौर पर समझिएगा कि अगर एक फीमेल का जो मतलब कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज है, फीमेल का क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है। आप समझिएगा ध्यान से, फीमेल का अगर मेंस्ट्रुअल फेज है, मान लीजिए कि वो कितना दिन का है? 35 डेज का है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डेज क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डेज तो फिक्स है। तो हम कहेंगे इस फीमेल का अगर हमको ओव्यूलेशन डेट निकालना होगा, जिसमें 45 में से 4 गया तो 1 और 3 में से गया 2, तो इसका ओव्यूलेशन डेट क्या होगा? ओव्यूलेशन डेट 21 डेज का होगा। कितना होगा? 21 डेज। तो मान लेते हैं सर कि यहाँ पर अब ये जो सेकेंडरी ओसाइड जो यहाँ रिलीज हुआ होगा, उस 35 डेज के उस फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल का जो पीरियड है वो उसका ओव्यूलेटिव डेट क्या हो गया? 21वें दिन वो एक रिलीज होगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? 21वें दिन रिलीज होगा। अगर 25वां दिन है तो उसको 40 डेज को रिलीज कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए और उसको रन। तो हमको एक बात यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा चीज क्या समझना होगा कि जब अगर ये समझिएगा कहता है एनसीईआरटी में बात समझने को होगा कि अब इसकी जो ये जो अगर एक आ गया है हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन हुई है, तो ये जो है ना लगभग 24 से लेकर के 48 घंटे तक ये क्या है? सर्वाइव करेंगे। क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे और वेट करेंगे किसका? स्पर्म के आने। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर व्हेन अ पर्सन गोज फॉर द मीटिंग विद देयर मेल पार्टनर, ठीक है, मतलब एक फीमेल अगर जाती है अपने मेल पार्टनर के द्वारा मीटिंग के लिए, तो कह सकते हैं कि अगर ध्यान रखिएगा कि अगर वो एक उसके आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर 14 डेज में रिलीज हुई है तब तो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी। अगर वो फीमेल का मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? 35 डेज का है, तो उसके अनुसार उसका जो ओव्यूलेशन डेट है वो क्या होगा? 21वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। और जब ओव्यूलेशन होगी तो ये एक जो बाहर है आया है, इससे जब स्पर्म आकर के मिलेगा, ठीक है, अगर स्पर्म आकर के मिलता है तो ये सेंट्रीओल अपने इसको देता है तो जाकर के सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन देखने को हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ओव्यूलेशन जो सक्सेसफुल हुआ है, ओव्यूलेशन जो सक्सेसफुल यहाँ पर जो देख पा रहे हैं यहाँ फर्टिलाइजेशन होना है, तो अब ये सारा प्रोसेस जो हार्मोनल लेवल पर बताए हैं वो सारा कुछ हम पहले डिस्कस किए। इसका मतलब ये हो गया कि ये 24 से 48 घंटे तक ये जो है एक सर्वाइव कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक पर्सन गोज फॉर द मीटिंग विद देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो हम कह सकते हैं 15वें दिन तक क्या हो सकता है? चांसेस है कि वहां पर अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाएं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन में भी पॉसिबल हो जाए।
क्यों? क्योंकि यहाँ तक अभी तक एक क्या 24 घंटे तक ये एक तो है सर्वाइव कर रहे होते ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि 16 डेज पर भी अगर बात करें तो 16 डेज पे प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब क्या है ये एक पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन के एक या दो दिन बाद तक फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस आते हैं, ठीक है। और एट द पीक सबसे ज्यादा चांस रहेगा कि वो समय फीमेल फर्टाइल हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि बिफोर 14th डेज, मतलब कह सकते हैं कि उसके ओव्यूलेशन डे के पहले के दिनों में वो कह सकते हैं कि वहां पर ये क्या होगा, 21 से पहले वाला दिन जो हम 35 के लिए बात कर रहे थे, उससे पहले अगर फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जा रही है, मैटिंग के लिए जा रही है, तो वहां पर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक ध्यान रखिएगा कि जब तक एग बाहर नहीं निकलेगी तब तक फर्टिलाइजेशन होगा ना, नहीं है, समझ लेना। तो यहाँ पर एक बाहर निकली नहीं है, इस वजह से कह सकते हैं कि बिफोर द प्रायर द ओव्यूलेशन, आप कह सकते हैं वहां पर फर्टिलाइजेशन की चांसेस नहीं है, क्योंकि एग रिलीज नहीं हुआ है। और यहाँ पर 1 से 2 दिन तक मे भी प्रोबेबिलिटी है। हमको ओवरऑल समझ में आ चुका है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल फेज को हम लोग समझ पाए हैं, उसके ओव्यूलेशन डेट पे एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज को भी, लॉन्गेस्ट फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसके अनुसार हम लोग ये भी जान गए उनका ओव्यूलेशन डेट कब होगा। और इस हार्मोनल लेवल पे जो मेंटेन की जा रही है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ओवरी से, और उसके जो प्रोसेस चल रहे होते हैं यूट्रस में, वो भी साथ साथ हम लोग देखें और किस प्रकार से मेंस्ट्रुअल ब्लड, अब याद रखिएगा 14 ml ऑफ ब्लड जो होता है तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज रिलीज हो रहा होता है, समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाए हैं। थैंक यू।